हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश वाधवानी एंड आज मैं आपके साथ में सीए इंटर के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई डिस्कस करने जा रहा हूँ। नॉट दैट अ डिफिकल्ट चैप्टर। इसके प्रोविजंस को आपके साथ फटाफट से रिवाइज कर देता हूँ। ये सितंबर 2024 स्टूडेंट्स के लिए खास करके बना रहा हूँ। हालांकि आगे जैन 2025 अटेम्प्ट के लिए भी काम आ जाएगा। सीए के अलावा सीएस और सीएमए के स्टूडेंट्स भी इसको देखेंगे, उनका भी काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। So with all this information at hand, let's start revising this chapter, time of supply from the IDT part of your taxation paper. अब मैं पूरी प्रोविजन को चालू करने के पहले बता दूं आपको कि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आपको अलग अलग एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। सो आई टेक यू टू सम इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। पहले आपको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस का है, क्योंकि अगर गुड्स का होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा सा अलग रहता है ऑब्वियसली, और अगर ट्रांजैक्शन सर्विसेज का है तो टाइम ऑफ सप्लाई थोड़ा अलग सा रहेगा। अगर गुड्स का है तो आपने पहले ये समझना है कि फॉरवर्ड चार्ज है, रिवर्स चार्ज है। क्योंकि देखो, अगर फॉरवर्ड चार्ज है और ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स का है तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई मैं एक बार के लिए हाईलाइटर से आपको बता देता हूँ। तो पहला आपका ये हाईलाइटर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये आपका हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो, और अगर फॉरवर्ड चार्ज के अलावा रिवर्स चार्ज है तो सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन के लिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई अलग से निकालना है। सर्विसेज के लिए भी फॉरवर्ड चार्ज की बातें अलग है एंड सर्विसेज के लिए भी रिवर्स चार्ज की बातें अलग है। और ये जो चारों मैंने येलो येलो ड्रॉ किया है, यहाँ पे सब जगहों पे डेटा अलग अलग तरीके से होगा। और इसके बाद में आपको वाउचर्स के केस में, रेजिडुअल केसेस में एंड एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इन केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई देखना होगा। तो यहाँ पे बाइफरकेशन नहीं है। हालांकि गुड्स के लिए वाउचर अलग होता है, सर्विसेज के लिए वाउचर अलग होता है, लेकिन गुड्स के लिए जो बातें सेक्शन 12 बोलता है वाउचर में ये टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वही बात सर्विसेज का जो वाउचर होगा उसके लिए भी सेक्शन 13 ने यही बोला। मतलब चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, आपके प्रोविजन अलग अलग सेक्शन में लिखे हुए हैं लेकिन दोनों में बातें एक ही लिखी हुई है एंड देयरफॉर हमको एक ही बात एक ही एंगल से समझना है। वापस सही है। रेजिडुअल केसेस में भी बोला कि अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन है तो सेक्शन 12 ने बोला ऐसे ऐसे होगा। सिमिलर बात है, सेक्शन 13 ने बोल दिया कि सर्विसेज के केस में भी अगर एक रेजिडुअल केस होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई ऐसे निकालना है। और ऐसे ही लास्ट में एडिशन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, जहां पे गुड्स और सर्विसेज की प्रोविजंस में बाइफरकेशन नहीं है। दोनों की बातें लगभग लगभग क्या लगभग वर्ड बाय वर्ड सेम है। ओके। खाली वहां पे सेक्शन 12 में लिखा हुआ है गुड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज। So with all this information at hand, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यू गॉट 7 provisions of time of supply। फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के अलग है, ये 2 हो गया। रिवर्स चार्ज में गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के अलग है, ये और 2 मिलाकर के 4 हो गया। और फिर 3 वाउचर वाला, रेजिडुअल वाला और एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट वाले जो 3 केसेस है, यहाँ पे गुड्स हो या सर्विस हो बातें सेम ही है। तो टोटल 7 प्रोविजन हम लोग को करने हैं। और अब मैं आपको ऐसे तरीके से ले जाऊंगा, मतलब पहले मैं आपको केस 1 खत्म करूंगा जहां पे मैं पूरा पूरा फॉरवर्ड चार्ज के बारे में टाइम सप्लाई बता दूंगा, फिर रिवर्स चार्ज के बारे में, फिर वाउचर्स के बारे में, फिर रेजिडुअल केसेस एंड अकॉर्डिंगली। सो लेट्स स्टार्ट टेकिंग अप दिस चैप्टर। फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं। फॉरवर्ड चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर ट्रांजैक्शन गुड्स का है तो इस बार इस तरफ आ जाते हैं। गुड्स के केस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 डेट्स है, दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर, ये हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। पहला, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर दूसरा लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड एज पर सेक्शन 31। ये दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, एक नोटिफिकेशन आया था, बहुत पुराना है, नोटिफिकेशन नंबर 66 बाय 2017। और वो ये नोटिफिकेशन ऐसे बोलता है कि अगर आपने कभी भी गुड्स का ट्रांजैक्शन किया है फॉरवर्ड चार्ज वाला, और उसमें अगर आपको पैसे एडवांस में रिसीव हो जाते हैं, तो जिस दिन पैसे एडवांस में रिसीव हो गए वो डेट आपके लिए काम की नहीं है। इनफैक्ट ये बेटर वर्ड्स होगा ऐसा बोलना कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स का केस है, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं DORP, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये रेलेवेंट नहीं है अगर आपको सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है फॉरवर्ड चार्ज में। बट ऑन दी अदर हैंड अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस है, अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज का केस है तो बातें थोड़ी लंबी सी हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको पहले यहाँ पे जाकर के एक अमेंडमेंट बताना चाहूंगा। ये अमेंडमेंट आपको थोड़ा सा अलग ट्रैक पे ले जाता है। एक बात समझो, जो अभी सप्लाई चैप्टर में एक बार के लिए अमेंडमेंट हुई है, आपको पता होगा
और डेफिनेशंस में भी चेंज हुई है। आपको यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर कुछ वर्डिंग्स का और उसका डेफिनेशन का चेंज किया गया। तो देखो, एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना गया है, ये आपको सबसे पहले वाले चैप्टर के अंदर ही, सप्लाई चैप्टर में बता दिया जाता है कि एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना जाता है। गुड्स की डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है। अब अगर एक्शनेबल क्लेम्स जैसे लॉटरी, बेटिंग और ये सारी चीजें, ये लॉटरी अगर ये गुड्स है, तो अगर बेटिंग वगैरह ये सारी चीजें जो होता है, या ये जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स है, अगर ये गुड्स है, तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लॉटरी दे रहा है या बेटिंग या गैम्बलिंग वगैरह ऐसे सारे एक्शनेबल क्लेम कर रहा है, तो ये सारे एक्शनेबल क्लेम माना जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गुड्स दिए हैं। हालांकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको गुड्स माना गया है। और अगर गुड्स माना गया है तो इसके केस में भी टाइम ऑफ सप्लाई यही होगा कि ए और बी विच एवर इज अर्लियर। नहीं, इसके केस में आया नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन ने बोला कि हम ये वाला बेनिफिट, जो ये अच्छी बात है, ये वाला जो बेनिफिट है, ये हम एक्शनेबल क्लेम्स को नहीं देंगे। एक्शनेबल क्लेम्स के लिए आपको ये 3 डेट में से विच एवर इज अर्लियर लेना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो ऊपर से मैच होती है। एक वर्ड ये मैच हो जाता है, डेट ऑफ इशू ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में। हाँ, पॉइंट ए, मैं हाइलाइटर यूज करूंगा तो दिखेगा नहीं। पॉइंट ए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये ऊपर लिखा हुआ है, वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है। पॉइंट बी, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड एज पर सेक्शन 31, ये भी ऊपर से मैच हो रहा है। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया गया है वो पॉइंट नंबर सी है, और पॉइंट नंबर सी ने बोला कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में DORP। हालांकि DORP इज नॉट रेलेवेंट इन केस अगर सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है, फॉरवर्ड चार्ज है और आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट काम की नहीं होती। लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स अगर आ गए क्वेश्चन में, तो ध्यान देना, उस केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाइन में रखना। और फिर तीनों में से विच एवर इज लोअर, पहला डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दूसरा लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड एज पर सेक्शन 31, और लास्ट में पॉइंट नंबर 3, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये भी आपको लेना पड़ेगा अगर ट्रांजैक्शन एक्शनेबल क्लेम का है। बट अगर ट्रांजैक्शन एक्शनेबल क्लेम का नहीं है, तो आप नॉर्मल में चले जाइएगा जो व्हाइट में ऊपर दिख रहा है, और ऐसे केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड एज पर सेक्शन 31, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ये वाली बातें हमारी गुड्स की हो गई। ये था FCM वाले केस में, अगर फॉरवर्ड चार्ज है और ट्रांजैक्शन गुड्स का है, तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज के ट्रांजैक्शन में, अगर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। अब बेसिकली आपको यहाँ पे पहले 2 पॉइंट समझने हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अगर आपको सेक्शन 31 के कुछ प्रोविजंस का इनवॉइस इशू करने का, जो सेक्शन 31 है वो कुछ टाइम लिमिट बताता है, और सेक्शन 31 की जो टाइम लिमिट है उसको कंप्लाई किया गया है, तो आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा। इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 31, तो फिर 2 डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर, एक है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और दूसरा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर इनवॉइस टाइम में इशू नहीं किया, सेक्शन 31 ने जो टाइम लिमिट बोली थी उतने टाइम में इनवॉइस नहीं बनाया, तो ऐसे केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको, ये और ये दोनों में फर्क है। बाकी ऊपर कॉमन क्या है, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कॉमन है ये पॉइंट नंबर बी, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये दोनों जगह पे कॉमन है। अच्छा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जो बार बार बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है। तो ये जो डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट यहाँ पे और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों का मीनिंग, ये लोग ने बोला पैसे मिल रहे हैं सप्लायर को, तो सप्लायर की जगह पे आप 2 एंगल से सोचो। पहला, सप्लायर अपनी बुक्स में एंट्री कब करता है, दूसरा सप्लायर के बैंक में क्रेडिट कब होता है। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर दूसरा डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ये जो आंसर आएगा, ये आपने लेना है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और उसको आपको यहाँ पे फिट कर देना है इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 दोनों में से जितनी भी ये चारों डेट्स हैं और आपको यहाँ से कहीं से भी आंसर निकालने को नहीं जम रहा है, तो ऐसे केस में आप चले जाएंगे पॉइंट नंबर सी के अंदर, और पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 3 के अंदर। और पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि रेसिपिएंट के एंगल से देख लेंगे, रेसिपिएंट ने उस ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड किया है, वही डेट ले लेंगे एज अ टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, द डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए आपके। अब 5वां पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज ऑप्शनल प्रोविजन। अब ये बहुत रेयर के सिनेरियो में आपको देखने को मिलता है, मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं।
अगर अब सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल है, पहली बात ये गुड्स के लिए नहीं होता, सिर्फ सर्विसेज के लिए है। और दूसरी बात, गुड सर्विसेज में भी ये बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पैसा एडवांस में रिसीव हुआ है और जो अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज अप टू ₹1000। तो दो बातें, पहली बात ये सर्विसेज के केस में ही अप्लाई होता है, और दूसरी बात ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब एडवांस पैसा जो मिला है वो अप टू ₹1000 का है। सर अगर 1800 रुपए का एडवांस मिल गया तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं 1000 के लिए ये यूज कर ले और 800 के लिए अलग से? नहीं भाई, अगर आपका एडवांस में जो पैसा आया वो 1800 का है तो फिर ये आपको ऑप्शनल प्रोविजन नहीं मिलेगा। ये ऑप्शनल प्रोविजन तब मिलेगा जब एडवांस में पैसा रिसीव हुआ है ओनली अप टू ₹1000, और वो भी जब सर्विसेज का ट्रांजेक्शन है। अब ये क्या ट्रांजेक्शन है, ये क्या बात है, ये ऐसे समझ लो। अब ऐसे समझो कि ये येलो वाला पर्सन है, उसने ये बी वाले मिस्टर बी को, व्हाइट वाले पर्सन को, इसने कुछ सर्विस करके दिया था, कुछ सप्लाई और सर्विस किया था और इनवॉइस बना के दिया 9200। मिस्टर बी ने बोला कि एक काम कर, मैं तुझे 10,000 रुपए दे देता हूँ, ये 800 रुपए का भी छुट्टा उट्टा मेरे को नहीं लेना, तू रख ले। ऐसे केस में अगर आप एक एंगल से देखते हो तो इनवॉइस गया था 9,200 का, पेमेंट आया 10,000, मतलब 800 रुपया एडवांस में आया है। तो अभी ए के ऊपर ये बात आ जाती है कि इसको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना चाहिए। तो देखो पॉइंट नंबर सॉरी 9,200 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई उसको कैसे निकालना है, जो अभी हमने देखा पॉइंट नंबर 1, 2 या 3, मैंडेटरीली उसी तरीके से निकालना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये 800 रुपए के लिए। ये जो 800 रुपए आया उसके लिए उसके पास ऑप्शन है, या तो एज पर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 1 के हिसाब से, 2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, जहां पे भी बैठ रहा है उसके हिसाब से निकाल ले, या फिर ये 800 रुपए के रिस्पेक्ट में फ्यूचर में जब भी वो इनवॉइस इशू करेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू सच एक्सेस अमाउंट, ये एक्सेस अमाउंट के लिए फ्यूचर में जब भी इनवॉइस बनाएगा वो ही डेट ले लेंगे एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये वाली बात थी, ये सिर्फ तब अप्लाई कर सकते हो, ये ऑप्शन कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एडवांस मनी आया है अप टू ₹1000 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में। तो विद दिस इंफॉर्मेशन एट हैंड एंड ये सारी बातें करते करते हमने फॉरवर्ड चार्ज के केसों में बातें खत्म कर ली। अब एक बात समझना कि यहाँ पे सेक्शन 31 की, ये लोग बोल रहे हैं कि सेक्शन 31 के टाइम को कंप्लाई किया, सेक्शन 31 को कंप्लाई किया, सेक्शन 31 को कंप्लाई किया, बट सेक्शन 31 क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में आपका 31 का रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट टाइम टेकिंग अप अ डिस्कशन ऑन सेक्शन 31। ये टैक्स इनवॉइस चैप्टर का है लेकिन इसको यहीं पे देखना जरूरी है। सेक्शन 31 आपको बताता है कि टाइम लिमिट ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, इनवॉइस कितने दिन में, कितने टाइम में बनाना चाहिए। देखो अभी मैं टाइम ऑफ सप्लाई से हट गया हूँ, ठीक है, मैं अब आपसे टाइम ऑफ सप्लाई की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अब आपसे ये बात कर रहा हूँ कि टैक्स इनवॉइस हमको कब और कितनी देर, कितने दिनों में बना देना चाहिए, कब तक बना देना चाहिए। तो पहले बात करते हैं गुड्स की। गुड्स के लिए इन्होंने बोला कि नॉर्मल केस सिनेरियो के अंदर अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है वेयर मूवमेंट इज इन्वॉल्व, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में इनवॉइस बना देना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स, जब रिमूवल हो रहा है उस टाइम पे या फिर उसके पहले, लेकिन लास्ट में लास्ट बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल इनवॉइस बना देना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड इन एनी अदर केसेस, मतलब ऐसे केसेस जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, इन सच काइंड ऑफ सिनेरियोज आपको इनवॉइस बनाना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपेंट। ठीक है, तो ये वाली बात हमने समझ ली कि बिफोर या फिर एट द टाइम आपको इनवॉइस बना देना चाहिए, या तो रिमूवल के टाइम पे या फिर जब डिलीवरी दे रहे हैं तब, जो भी आपने ये केसेस पढ़े। केस 2, अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल दो फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री में एक केमिकल बनता है और ठीक बाजू में दूसरी फैक्ट्री है, और वो दूसरी फैक्ट्री वाला बोलता है कि मुझे आपके यहाँ से सारे केमिकल्स को आप मेरे पास प्रोवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के अंदर, लीटर्स के अंदर यहाँ पे केमिकल प्रोवाइड किया जाता था। तो एक फैक्ट्री ने दूसरी फैक्ट्री को बोला कि हम आपके यहाँ पे पूरा पाइपलाइन ही डलवा देते हैं, पाइपलाइन डलवा देते हैं, आपको जब भी चाहिए आप वहाँ पे जो पाइप का जो कॉर्क होता है वो आप ओपन करके उसमें से जितना भी आपको केमिकल यूज करना है कर लीजिएगा, और बाद में वो पूरा टैप बंद कर देना, नल बंद कर देना। ऐसे सिनेरियो में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, गुड्स कंटिन्यूसली सप्लाई ही किए जा रहे हैं, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको समझना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या, सॉरी, इनवॉइस कब बनाना चाहिए। तो देखो जो सप्लाई कर रहा है उसके पास दो बातें होती है, या तो वो सामने से फर्दर वाले, सामने वाले पर्सन को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बना के देगा कि हमने इतना इतना क्वांटिटी में आपको गुड्स सप्लाई किया है, या फिर दूसरा, ये बंदा अपना स्टेटमेंट देने को अगर टाइम लगा लेता है और सामने वाला तब तक पेमेंट ला के दे देता है, तो ये दोनों में से जो भी डेट आ जाएगी उस डेट पे टैक्स इनवॉइस बना देना चाहिए। अगर सामने वाले ने पैसे लाके नहीं दिए लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट बना दिया तो उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस बना देना चाहिए। चलो ऐसा सोचो कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया लेकिन सामने वाले ने लाके पेमेंट दे दिया, तो ऐसे केस में मुझे जब वो पेमेंट लाके दे रहा तब इनवॉइस बना देना चाहिए बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और
at the time of issue of such statement या फिर receipt of such payment as the case may be. नेक्स्ट है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, कुछ कुछ केसेस में जब भी हम गुड्स बेच देते हैं तो कंफर्म नहीं होता है कि सप्लाई होगा कि वापस आ जाने वाला है, पता नहीं है मुझे, ठीक है, सेल और रिटर्न बेसिस होता है। तो ऐसे केस में मैंने जब रिमूव किया तब मुझे पता नहीं है कि इतने गुड्स का मुझे इनवॉइस बनाना है कि नहीं। तो ये लोग बोलते हैं अगर गुड्स रिमूव किए जाते हैं तो ऐसे केसेस में आपको इनवॉइस बनाने के लिए 2 डेट्स बताए जा रहे हैं, दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा आप इनवॉइस बना देना। Within 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जब भी रिमूवल हुआ वहां से 6 महीने के अंदर, या फिर अगर सप्लाई हो गया तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर जब भी आपके रिमूवल के यहाँ से 6 मंथ्स का टाइम खत्म हो रहा है उसके अंदर अंदर आपको इनवॉइस बना देना है। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में अगर गुड्स निकले थे तो 6 महीना कब खत्म होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून को ये 6 महीना पीरियड खत्म होगा। अगर ऐसा मान लो कि 20 अप्रैल को गुड्स का सप्लाई हो गया तो तब इनवॉइस बना देना चाहिए। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड मैं आपसे ये कहूँ कि सप्लाई हुआ था नवंबर में तो उसके पहले आ जाती है 30 जून। तो नवंबर वाली डेट जिस दिन सप्लाई हुआ, या फिर 30 जून, विच एवर इज अर्लियर, 30 जून। या फिर केस 1 के अंदर जैसा मैंने आपको बताया पहले सप्लाई हो गया तो पहला, तो जब भी सप्लाई हो जाए वो, या फिर रिमूवल के वहां से 6 मंथ्स, दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होती है तभी इनवॉइस बना देना चाहिए। अब बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नॉर्मल केस में क्या होता है, देखो नॉर्मल केस में आपको सर्विसेज में बता दूं 2 बातें होती हैं। ऐसे यूजुअली तो ये लोग बोलते हैं कि बिफोर और आफ्टर द सप्लाई, यस यस यस, इसमें आफ्टर हो जाता है, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये जनरली अप्लाई होता है 30 दिन का टाइम। तो पहले बना दोगे तो भी चलेगा, तभी जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस किया तभी भी चलेगा, और बाद में भी चलेगा, लेकिन बाद में सिर्फ 30 days का टाइम है, ज्यादा लेट आपको नहीं करना चाहिए। अगर जो पर्सन सप्लाई कर रहा है सर्विसेज वो ये है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, तो इनके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम है, इनको 45 डेज तक बोला जाता है। तो इनको इनवॉइस कब बनाना होता है, बिफोर और एट द बिफोर और इवन आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ये है नॉर्मल केस सिनेरियो सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस के टाइम पे नॉर्मल में आपको इनवॉइस कब बनाना है। लेकिन अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 3 बातें होती है। पहला, अगर ड्यू डेट नोन है तो इफ द ड्यू डेट इज नोन देन इनवॉइस शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट। केस 2, अगर ड्यू डेट नहीं पता है तो इनवॉइस शुड बी मेड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। ड्यू डेट पता है तो जब ड्यू डेट आ जाती है उस टाइम पे आपको इनवॉइस बना देना चाहिए, और अगर ड्यू डेट पता नहीं है तो जब सामने वाला पैसे लाके देगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द पेमेंट इनवॉइस बना देना चाहिए। केस 3 ये थोड़ा अलग सिनेरियो है। अगर ट्रांजैक्शन ऐसा है वेयर पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि मैंने अगर सामने वाले व्यक्ति को बोला कि मेरा एक ऑफिस है, मुझे ऑफिस बना के दे दो, मेरे ऑफिस को आपने ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर ऐसे 4 पार्ट्स में बना के देना है, और मैं आपको पेमेंट दूंगा इवेंट के हिसाब से। मतलब जब आप मेरे को ग्राउंड फ्लोर बना के दे दोगे तो मैं आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट का 25% पेमेंट दे दूंगा। जब आप फर्स्ट फ्लोर बना के दोगे तो मैं आपको और एक 25% दूंगा। जब आप सेकंड फ्लोर बना के दोगे तो और एक 25%, और ऐसे करते करते हर एक इवेंट खत्म होने पे मैं एक अमाउंट दूंगा। तो अगर ट्रांजेक्शन इस तरीके से बनाया गया है कि पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो इवेंट के ऐसे सिनेरियो में वो जो सामने वाला पर्सन है वो मुझे इनवॉइस कब लाके देगा, जैसे ही उसने इवेंट खत्म कर दिया, जैसे ही उसका ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया उसने इनवॉइस बना के मुझे दे देना चाहिए कि ये लीजिए इतना इतना काम हो गया है, मेक मी द पेमेंट। ऐसे करते करते जब भी इवेंट बनेगा इनवॉइस बन जाना चाहिए। ये था इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब बात करते हैं सेसेशन ऑफ सप्लाई बिफोर द कंप्लीशन। देखो कभी कभी सप्लाई हम बीच में स्टॉप करवा देते हैं, बिफोर कंप्लीशन हम सप्लाई को स्टॉप करवा देते हैं। ये वो केसेस होते हैं, अगर मैं आपको यहीं पे इसी में एग्जांपल बता दूं जो मैंने अभी बताया था कंस्ट्रक्शन वाला। मैंने किसी व्यक्ति को बोला था कि आप मुझे कंस्ट्रक्शन सर्विस दो, मेरा ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस बना के फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ऐसे बनाना। लेकिन इस बंदे ने जब मेरे को ग्राउंड फ्लोर बना करके दिया तो वो ग्राउंड फ्लोर जो था मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, जिस तरीके से उसने कंस्ट्रक्शन या जो भी इंटीरियर्स का काम किया था आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, और मैंने उसको बोला कि तू काम बीच में ही स्टॉप कर दे, मेरे को तेरे से कोई भी काम नहीं करवाना है। ऐसे सिनेरियो के अंदर एक बात समझना, ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर सप्लाई पहले ही खत्म हो जाती है तो उसने मान लो 8 8 दिन 1 हफ्ता तो उसने काम करके दिया ना, तो फॉर ऑल दीज पीरियड जो 7 दिन 8 दिन का उसने मुझे काम करके दिया है इसके लिए उसने इनवॉइस कब बनाना चाहिए। तो ये लोग बोलते हैं जब भी काम खत्म हुआ
एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, जैसे ही काम खत्म हुआ उस टाइम पे सामने वाले बंदे ने इनवॉइस लाके दे देना चाहिए कि ठीक है फ्यूचर का काम भले मत कराओ, ये 8 दिन का मुझे पैसे दे दो मेरे, और उसने तभी मेरे को इनवॉइस बना के दे देना चाहिए। ये था पॉइंट नंबर 3, दैट इज सेसेशन ऑफ सप्लाई बिफोर द कंप्लीशन। एंड लास्ट वाला, दिस इज सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अब एक बात समझो, ये तभी अप्लाई होता है जब दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको एक बात क्लियर करके बता दूं कि ये ऑप्शनल प्रोविजन है, ये ऑप्शनल प्रोविजन है, ये ऑप्शनल प्रोविजन है। ये वाले प्रोविजंस मैंडेटरी नहीं है। ये जो येलो वाले प्रोविजंस आपको मैंने इधर किए, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सब कुछ मैंडेटरी है, हालांकि नीचे जो पिंक वाला है ये मैंडेटरी नहीं है। ओके, ये कब एप्लीकेबल है, ये ऑप्शन किसको दिया गया है? पहली बात, ये सिर्फ सिलेक्टेड एंटिटीज को दिया गया है, सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज को दिया गया है। जो ऊपर आपने पढ़े थे वही नाम है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, और एक इधर ऐड हो गया दैट इज टेलीकॉम ऑपरेटर। ओके, टेलीकॉम कंपनीज। उसके अलावा नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लेकिन अभी तक इन्होंने किसी को नोटिफाई किया हुआ नहीं है। तो ऐसे समझो कि ऊपर आपके जो 3 नाम थे वो तीनों के बाद और एक ऐड हो जाता है टेलीकॉम कंपनी, और इनके पास में ऑप्शन है, बोला कि इनवॉइसेस, ये जो लोग अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन जब करते हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, और ऐसे केस में जब अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनके पास ऑप्शन है इनवॉइस मे बी इशूड। मे बी का मतलब होता है करना है तो इस तरीके से करो, नहीं तो ये वाला आपके पास 45 डेज का टाइम लिमिट तो है ही है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके पास 45 डेज का टाइम है, और अगर टेलीकॉम कंपनी है तो इनके पास में 30 डेज का टाइम है। अगर आपको आना है तो यहाँ पे आ जाइए, और नहीं आना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जा रहा है। ये कब अप्लाई करेंगे? जब डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैंक का एग्जांपल उठाते हैं, अगर एचडीएफसी का एक ब्रांच है मुंबई महाराष्ट्र में और एचडीएफसी का एक ब्रांच है गुजरात में, अब एचडीएफसी का मुंबई ब्रांच एचडीएफसी गुजरात ब्रांच को ट्रांजेक्शन करके देगा, तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रांजेक्शन दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रहे हैं। और जब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं तो ऐसे वाली जो बैंकिंग कंपनी है इनके पास में ऑप्शन है, ये लोग इनवॉइस कब बनाएंगे? ये लोग इनवॉइस बनाएंगे बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड सच सप्लाई इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी सप्लायर है, एग्जांपल महाराष्ट्र वाली ब्रांच गुजरात ब्रांच को सर्विस करके दे रही है, तो महाराष्ट्र ब्रांच इज सप्लायर, महाराष्ट्र ब्रांच अपनी बुक्स में जो भी एंट्री जब भी करेगी वही डेट पे इनवॉइस बना देना चाहिए। या फिर दूसरा ऑप्शन, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर। ये दोनों में से कोई भी डेट उनके पास में ऑप्शन है, ये उस डेट पे अपना इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर, जिस भी क्वार्टर में ये ट्रांजैक्शन हुआ था वो क्वार्टर खत्म होने के पहले पहले इनवॉइस बना देना चाहिए। ठीक है, ये था प्रोविजन सेक्शन 31 का, दैट इज आपको ये बताया जाता है कि इनवॉइस कब बनाना है, टाइम इन विच टैक्स टाइम लिमिट इन फॉर इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। अब वापस से आ जाते हैं, बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज के ट्रांजैक्शन के बाद में। फॉरवर्ड चार्ज में हमने देखा सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस हो तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज के सिनेरियोज में। रिवर्स चार्ज में आपको यहाँ पे सिनेरियो में वापस से दो बातें बताई जाती है कि अगर गुड्स का ट्रांजैक्शन है तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा, और सर्विसेज का है तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा। गुड्स के केस में ध्यान देना, 3 डेट से, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। पहला है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, तीसरा 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। वापिस से बता रहा हूं, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए वो डेट, जिस दिन हमने पेमेंट किया वो डेट, या फिर जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस बना के दिया था वहां से 31st डे, ये तीनों में से जो भी अर्लियर फॉल करेगा वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में, अगर ट्रांजैक्शन रिवर्स चार्ज का है तो। ऑन दी अदर हैंड, अगर रिवर्स चार्ज का ट्रांजैक्शन है लेकिन ट्रांजैक्शन गुड्स का नहीं सर्विसेज का है, तो अब आपको दो डेट्स बताई जा रही है और दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, और डेट ऑफ पेमेंट या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अब कुछ डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस, सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आपको 3 इवेंट्स बताए गए हैं, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस में 2 इवेंट्स हैं। और सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, यहाँ पे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है, और पॉइंट नंबर 1 हो गुड्स का या फिर सर्विसेज का, अगर आपको ये नॉर्मल में जितनी भी डेट्स ऊपर दिख रही है इनके हिसाब से आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने में दिक्कत हो रही है, तो एक पॉइंट सेपरेटली, ये पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि आपने अगर ये डेट के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा है तो रेसिपिएंट के एंगल पे देख लो। रेसिपिएंट उन ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में जब एंट्री करेगा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द
रेसिपेंट इस पूरे ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स में जब एंटर करेगा वही डेट ले लेंगे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई, इन दोनों केसेस में जब आंसर नहीं बैठ रहा है। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया जाता है कि जब सर्विसेज के केस में अगर हमने अपनी ही एसोसिएटेड एंटरप्राइज से कोई इंपोर्ट करके सर्विस ली है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम आवर ओन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई दो डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर याद करने के लिए मैं एक लॉजिक आपको बता देता हूं। एक ये येलो वाली डेट यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। एक तो ये येलो वाली डेट यहाँ पे आ जाएगी और एक ये वाली डेट ऑरेंज वाली, ठीक है। तो एक यहाँ से लेने का एक यहाँ से लेने का, ऐसे करके मैं बताता हूँ हमेशा क्लास के अंदर, दो में से पीछे वेर इज अर्लियर। एक ऊपर से ले लो डेट ऑफ पेमेंट, एक ये सेकंड वाले पॉइंट से ले लो डेट ऑन विच ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इन द रेसिपेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ये था आपका रिवर्स चार्ज के केस में, गुड्स होगा तो क्या होगा, सर्विसेज होगा तो क्या होगा। लेकिन कॉमनली यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। तो भाई डेट ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला, ये डेट ऑफ पेमेंट में क्या लूँ। तो अब एक बात समझो, रेसिपेंट के एंगल पे देखना है, रेसिपेंट के एंगल से दो बातें, जिस दिन रेसिपेंट अपनी बुक्स में उस पेमेंट की एंट्री करेगा वो, या फिर जिस दिन के रेसिपेंट के बैंक से वो पेमेंट का अमाउंट डेबिट हो जाएगा वो डेट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, जिस दिन बुक्स में एंट्री किया वो या फिर जिस दिन बैंक में डेबिट हुआ वो। तो ये बात हो गई अपनी टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में या गुड्स के केस में जब रिवर्स चार्ज होता है। अब बात करते हैं तीन वो केसेस जहां पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई चेक करना है। एक है वाउचर्स के केस में, फिर रेजिडुअल केस में, और लास्टली एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर वाउचर्स है तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा। अब वाउचर्स के केस में गुड्स का वाउचर हो या सर्विसेज का वाउचर हो, अगर वाउचर के सामने क्या सप्लाई किया जाने वाला है, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। बट अगर ट्रांजेक्शन में सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है, वाउचर के सामने क्या सप्लाई किया जाने वाला है ये पता नहीं है, तो ऐसे केस में डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा रेजिडुअल केसेस में, रेजिडुअल केसेस मतलब आपने कुछ ऐसा कांड किया है जो ऊपर कहीं पे भी नहीं फिट हो पा रहा है, तो यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने अपने लिए एक प्रोविजन रखा हुआ है। ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है, वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। दूसरा, इन अदर केसेस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है, किसके ऊपर आती है, अरे रजिस्टर्ड व्यक्ति के ऊपर आती है। अगर कोई रजिस्टर्ड है तो उसके ऊपर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी, और ऐसे केस में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो फिर जिस दिन वो टैक्स पे करेगा वही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। एंड लास्टली एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई सप्लायर ने रेसिपेंट के साथ में ट्रांजैक्शन किया था और उसको बोला कि ये इनवॉइस का अमाउंट अज्यूम करते हैं 1 लाख रुपया है, और मेरे पैसे मुझे तू 2 महीने के अंदर, क्रेडिट पीरियड इज 2 मंथ्स, अगर 2 मंथ्स में मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो मुझे तुझे तू तू जब पेमेंट करेगा तो 1 लाख नहीं, 1 लाख प्लस कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी, पेनल्टी भी ले लूंगा। अब ऐसे केस में अगर सप्लायर 2-3 महीने के बाद लेट करके पैसे देता है, सप्लायर ने बोला कि मुझे 1 लाख भी दे दे प्लस मुझे इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जो भी है, अब 1 लाख के ऊपर तुझे मुझे 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सप्लायर ने सामने रेसिपेंट से ये जो मानते हैं 1,05,000 रुपये वसूले, तो इसमें 1 लाख रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होगा, 1 लाख रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई जो अब भी आपने ऊपर देखा उसी हिसाब से निकलेगा। लेकिन ये जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए, इस 5,000 रुपये के लिए टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, इस 5,000 रुपये के लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू। जिस दिन सप्लायर को ये वैल्यू रिसीव होगा, अज्यूम करते हैं कि ये पैसा रिसीव हुआ उसको 22 अगस्त को, तो 22 अगस्त ही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ये 5,000 रुपये के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की सारी जानकारी खत्म होती है। जो मैंने आपको 7 प्रोविजन बोले थे, ये 7 के 7 खत्म होते हैं। अब आगे आपको एक पॉइंट पे ले जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि सेक्शन 14, यहाँ पे एक पॉइंट आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 आपको बताता है कि टाइम ऑफ सप्लाई आपको कब यूज करना है। इसका बीच में एक प्रोविजन है, एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता होगा वो केसेस जहाँ पे कंस्ट्रक्शन के केसेस होते हैं, सप्लाई चैप्टर में आपने शेड्यूल 2 के अंदर देखा होगा, वो 2 डेट्स बोली जाती है कि जब भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह के टाइम पे आपको 2 डेट्स देखने को मिलती है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। अब एक बात समझो, मैं आपको उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, स्पेशल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। एक बात समझो,
जब बिल्डर अभी बिल्डिंग वगैरह बनाता है तो ऐसे केस में अज्यूम करते हैं कि उसने 1 जनवरी को बुकिंग अमाउंट लेना चालू कर दिया था कि मैं सारी बुकिंग्स ले रहा हूँ, ये वो और पैसे ला करके दे दो, फ्लैट बुक कर दो। अब 1 जनवरी से जो भी वो लोगों से पैसे ले रहा था, ऐसे केस में बिल्डिंग बनी हुई नहीं है, और बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर, इस डेट के पहले अगर कुछ भी फ्लैट के लिए बिल्डर ने कंसिडरेशन 1 रुपए का भी ले लिया, तो वो वाला जो भी फ्लैट बेचा जाता है वो जीएसटी के स्कोप में आता है और इसके ऊपर जीएसटी लग जाती है। ऐसे सिनेरियो में ये जो मानते हैं कि 100 बिल्डिंग में 100 फ्लैट्स थे और 100 में से अज्यूम करते हैं कि 70 फ्लैट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया था 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर के पहले ही सारे फ्लैट 70 फ्लैट्स का कंसिडरेशन आ गया था, तो ये जो 70 फ्लैट्स है, इन 70 फ्लैट्स के ऊपर का जो जीएसटी अमाउंट है ये कब पे करना है। तो ऐसी समझो यहाँ पे बात, ये लोग बोलते हैं कि जिस भी मंथ के अंदर ये वाला डेट फॉल करेगा, वो विच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया, अज्यूम करो 1 दिसंबर। डेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब बंदा जो भी बिल्डिंग में पहला पहला रहने के लिए आ गया, अज्यूम करते जो फर्स्ट रहने के लिए आया था वो आया था 25 दिसंबर को। तो विच एवर इज अर्लियर, ये जो भी डेट होती है, ये डेट जिस भी मंथ में फॉल करेगी, उस मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त बिल्डर को टैक्स पे कर देना है। द टैक्स पीरियड the tax period in which earliest of the following date is falling, earliest of the following date falls। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपसे ये कह दूं कि 1 दिसंबर की जगह पे मैं आपसे ये कह दूं कि ये 30 सितंबर को आ रहा है, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर 30 सितंबर ही होगा। लेकिन अब ये सितंबर मंथ का आ रहा है, तो जितने भी 70 फ्लैट्स बेचे गए थे, वो 70 फ्लैट्स के ऊपर जो जीएसटी अमाउंट है वो सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करते वक्त बिल्डर को दे देना होगा। ये स्पेशल प्रोविजंस है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है उन केसेस में व्हेन देयर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो एक बात समझो, अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, तो आपको सेक्शन 14 में ही आना पड़ेगा। सेक्शन 14 इज मोर पावरफुल। सेक्शन 14 बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 12 या 13। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन गुड्स का है या फिर आपका ट्रांजैक्शन सर्विसेज का है, तो गुड्स के लिए आपको बोला जाता है सेक्शन 12 में जाकर के आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लो, और सर्विसेज के लिए बोला जाता है कि सेक्शन 13 में जाके टाइम ऑफ सप्लाई निकाल दो। लेकिन अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा चले जाना सेक्शन 14 के अंदर। ये कब जाओगे आप? व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इससे ये बात पता चल गई कि सेक्शन 14 इज मोर पावरफुल देन सेक्शन 12 एंड 13। बट सेक्शन 14 में एप्लीकेबल कब होगा, ये बात भी आप समझो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग आता है सेक्शन 14 की एप्लीकेबिलिटी। 3 डेट्स बता रहा हूँ, ये तीनों डेट्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, कंफ्यूज मत होना। सेक्शन 14 2 मिनट में हो जाएगा। सेक्शन 14 में 3 डेट्स है, इसको मैं बोलता हूँ एस आई पी। डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, ये रहा वो तीनों डेट्स का नाम, SI and P। ठीक है, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ऐसा समझो कि अगर 1 अगस्त को रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, पहले 12% रेट लगता था लेकिन अब 18% लगा, और 18% कब से लग रहा है? 1 अगस्त से। अब यहाँ पे सेक्शन 14 तब आता है जब 3 इवेंट्स के बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ। गड़बड़ ऐसी हो गई कि 1 अगस्त के पहले सप्लाई हो चुका था और 1 अगस्त या उसके बाद में इनवॉइस और पेमेंट बाद में आ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि कोई 2 इवेंट पहले हो गए, अज्यूम करो कि इनवॉइस भी पहले बन गया, सप्लाई भी पहले हो गया, पेमेंट बाद में आ रही है, लेकिन गड़बड़ ऐसी होनी चाहिए कि तीनों के बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, तब आप सेक्शन 14 में आओगे, वरना सेक्शन 14 एप्लीकेबल ही नहीं होता और सेक्शन 14 में आने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एक आपको ऑल्टरनेटिव केस बताता हूँ। अज्यूम करो 1 अगस्त को रेट ऑफ टैक्स चेंज हो गया, 12% से 18% हो गया, लेकिन जो सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट की डेट है ये तीनों पहले ही हो गए, पूरा अप्रैल के मंथ में ही हो गया, सप्लाई भी हो गया, इनवॉइस भी बन गया, पेमेंट भी बन गया। अगर तीनों इवेंट्स पहले हो गए तो भी आपको सेक्शन 14 में आने की जरूरत नहीं है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर तीनों इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट, ये तीनों के तीनों दिसंबर में हो रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 14 तब एप्लीकेबल होता है जब एक इवेंट हो गया और बाकी 2 होने ही वाले थे, बीच में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया,
या फिर दो पहले हो गए और चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ और उसके बाद में एक इवेंट हो रहा है, मतलब 1 अगस्त के पहले दो इवेंट एक बाद में, या फिर 1 अगस्त के पहले एक इवेंट दो बाद में, दो पहले एक बाद में, वॉट एवर इट इज, लेकिन अगर तीन के बीच में होगा तब सेक्शन 14 एप्लीकेबल होता है। एंड इफ द सेक्शन 14 इज एप्लीकेबल तो आपको ये दो बातें बताता है। सेक्शन 14 पहले तो आपको बताता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा। तो देखो, रेट ऑफ टैक्स मेजोरिटी रूल से लगता है। अगर तीन में से दो इवेंट्स पहले हो रहे हैं, मतलब मेजोरिटी इवेंट्स पहले ही हो गए, तो आपको कौन सा रेट लगाना है? ओल्ड रेट। अगर तीन में से दो इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, मतलब तीन में से जो मेजोरिटी नंबर ऑफ इवेंट्स है, दो दो इवेंट जहां पे वो मेजोरिटी है, तो फिर आपको दो इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, मतलब मेजोरिटी बाद में हो रहे हैं, तो न्यू रेट लगा देना चाहिए। ठीक है, ये है कौन सा टैक्स रेट लगेगा। तो आप पहले बात तो ये समझो कि सेक्शन 14 एप्लीकेबल है कि नहीं है। सेक्शन 14 एप्लीकेबल है कि नहीं है। इफ यस, तो फिर आपको ये बताएगा कि रेट ऑफ टैक्स क्या लेना है, और फिर आपको ये भी बताएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेना है। लेकिन एक आयरनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का बताता है। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए, इवन दो देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इवन दो देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 66/2000, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आया था 66/2017। ये नोटिफिकेशन की वजह से गड़बड़ हो जाती है, और ये लोग बोलते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको गुड्स के लिए निकालना है तो भी, इवन दो सेक्शन 14 है, फिर भी आपको जाना चाहिए किधर? फिर भी आपको जाना चाहिए सेक्शन 12 के अंदर। जो सबसे पहला प्रोविजन देखा था, याद है? जो आप ये इस वीडियो का सबसे पहला प्रोविजन, वो एक्शनेबल क्लेम के ऊपर वाला, वो चले जाना, उधर से देख लेना। इवन दो देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, लेकिन सेक्शन 14 में आने की जरूरत नहीं है। अब आता है सबसे मस्त वाला पॉइंट, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर सेक्शन 14 एप्लीकेबल हो जाता है तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, और वो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में निकालना है। तो कैसे निकालना है, ये बहुत मस्त है। आपको यहाँ पे समझने के लिए मैं एक लॉजिक दे देता हूँ। आप सबने बचपन में कैरम खेला होगा, और ये कैरम के लॉजिक से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो भी एस होता है, एस 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 एस, ठीक है, तो एस होती है रानी, ठीक है। और आई और पी के अंदर से आप किसी को भी कवर, आप किसी को भी व्हाइट वाला कॉइन बना दो और किसी को भी ब्लैक वाला कॉइन बना दो। अज्यूम करते हैं हम लोग पी वाला जो है ये ब्लैक वाला कॉइन है, ठीक है, और आई वाला जो है वो व्हाइट वाला कॉइन है। ओके, तो आपने बचपन से ये बात तो सीखी है कि अगर कोई व्यक्ति, आपका फ्रेंड सामने कैरम खेल रहा है, उसने व्हाइट वाला कॉइन चूज किया हुआ है, तो हो सकता है वो जीत जाएगा। उसने अपने सारे व्हाइट कॉइन मार लिए और उसने रानी भी मार ली, तो वो जीत जाएगा। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास में ब्लैक वाला कॉइन है और आपने सारे कॉइन्स मार दिए और आपने रानी भी मार ली, क्वीन कवर सब कुछ मार लिया, तो आप जीत जाओगे। तो देखो, दो ही ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, या तो ब्लैक वाला जीतेगा या तो व्हाइट वाला जीतेगा, या तो ब्लैक वाला जीतेगा या तो व्हाइट वाला जीतेगा। कभी भी रानी बीच में नहीं जीत सकती। रानी नहीं बोल सकती मैं जीती मैं जीती मैं जीती, अरे रानी नहीं जीत सकती है, ठीक है। सो इधर व्हाइट वाला कॉइन कैन विन और ब्लैक वाला कॉइन कैन विन। ऐसे सिनेरियो में आप अगर टाइम ऑफ सप्लाई देखोगे, तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई या तो ये आई की डेट होगी या तो पी की डेट होगी। आई की डेट होगी या तो पी की डेट होगी, दैट इज व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। एस की डेट, दैट इज डेट ऑफ सप्लाई, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई कभी नहीं बन सकता। या तो आई होगा या पी होगा, ठीक है। आई होगा या पी होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, आपने बचपन में कैरम में सीखा हुआ है कि जो भी क्वीन मारता है और क्वीन के बाद कवर मार लेता है, ठीक है, उसको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर जो भी है वो जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी में रहता है। तो ऐसा समझो, जो बंदा क्वीन मार लेगा, वो वाले बंदे का हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब जिसके पास व्हाइट कॉइन है, वो अगर क्वीन मार लेगा तो वो हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसा कुछ लॉजिक मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक बात समझो कि अगर आपको यहाँ पे पता चल गया कि तीन में से दो इवेंट्स पहले हो गए, दैट इज सप्लाई पहले हो गया और इनवॉइस पहले बन गया, पेमेंट बाद में आ रही है, तो अब यहाँ पे देखो, रानी के साथ में कौन है? व्हाइट वाला कॉइन है, मतलब एस के साथ में क्या है? आई। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, दिस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। केस टू, अगर बिफोर दो इवेंट्स जो हुए थे उसमें सप्लाई के साथ में पेमेंट हुआ है, एस के साथ में पी है, रानी के साथ में ब्लैक है, तो भाई ब्लैक जीतेगा। ब्लैक मतलब पी, पी मतलब डेट ऑफ पेमेंट, एंड डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई और पी ये दोनों बिफोर हो रहे हैं, और एस जो है ये अलग ही डेट है, ये आफ्टर हो रहा है। तो अगर एस किसी के साथ में भी नहीं है, मतलब रानी ना व्हाइट वाला लिया ना ब्लैक वाला लिया, अगर ऐसा हो रहा है, तो भाई साहब
जो भी पहले, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। सिमिलर लॉजिक आपको तभी भी लगता है जब मेजॉरिटी इवेंट्स बाद में हो रहे हैं। अगर सप्लाई और इनवॉइस बाद में हो गए तो सप्लाई के साथ में आई की डेट है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि जो रानी की डेट है ये कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। उसके बाद में एस के साथ में पी है तो पी की डेट ले लो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रानी का ये तो पहले ही हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर में दो इवेंट्स है आई और पी वाले, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो इतना समझो कि एस की डेट कभी भी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बन सकती, या तो आई बनेगा या पी बनेगा। एस के साथ में जो खड़ा है, एस के साथ में आई है तो वो ले लो, एस के साथ में पी है तो वो ले लो। और अगर एस अलग है, आई और पी अलग है, तो दोनों में से विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ये होता है सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में। अब एक बात समझो, मैं आपको यहाँ पे एक बार के लिए ऐसे करके बता दूं कि बार बार जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, तो ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे, बैंक में जब क्रेडिट हुआ वो वाला या फिर बुक्स में जब एंट्री किया वो वाला। तो देखो सेक्शन 14 आपको बताता है नॉर्मल सिनेरियो। नॉर्मल केस में आप क्या करते हो, नॉर्मल में आपको पता ही है कि सप्लायर के एंगल से दो बात देख लो कि बुक्स में जब एंट्री कर रहा है वो या फिर बैंक में जब क्रेडिट हो रहा है वो। डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर या फिर डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये तो नॉर्मल केस में होता है। सेक्शन 14 आपको पता है कि ये पूरा सब रानी राजा पता नहीं क्या क्या ये सब उल्टा उल्टा बताता रहता है। तो इफ सेक्शन 14 इज अ स्पेशल केस, तो आपको सेक्शन 14 एक स्पेशल सिनेरियो भी बताता है। इसको मैं आपको एक चार्ट से दर्शाना चाहता हूं। अब आप यहाँ पे ये चार्ट को देख लीजिए और इसी के साथ आपका टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। लुक एट द चार्ट एंड विल बी डन विद दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स। देखो आप एक बात समझो कि बुक्स में एंट्री कब हो रही है, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये वाला, और दूसरा बैंक में क्रेडिट कब हो रहा है। तो देखो बुक्स में एंट्री तो हो गई, मैं ये पूरा येलो कलर का हाईलाइटर चढ़ा दिया, ये बुक्स में एंट्री हो गई, तो ये आपके हाथ में नहीं है। अब बैंक में क्रेडिट कब हो रहा है इसके ऊपर आपका आंसर चेंज हो सकता है, क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं कि बुक्स में एंट्री हो गई उसको छोड़ दो, लेकिन बैंक में क्रेडिट कब हो रहा है। क्या बैंक में क्रेडिट बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया। अगर बैंक में क्रेडिट बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो गया तो आप एक काम करना, ऐसे केस में नॉर्मल जैसे लगाते हैं, नॉर्मल जैसे लगाते हैं वैसे लगा देना। क्या बैंक में क्रेडिट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो जाने के बाद 4 वर्किंग डेज में हुआ था क्या। 4 डेज नहीं बोल रहा हूँ, 4 वर्किंग डेज बोल रहा हूँ। और वो भी कहाँ से, बैंक में एंट्री किया था वहां से, नहीं 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 नहीं, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के वहां से 4 वर्किंग डेज में अगर बैंक में क्रेडिट हो जाता है तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल केस ले लेना। नॉर्मल केस का टाइम, नॉर्मल केस मतलब ये वाला, द डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, ये होता है नॉर्मल केस सिनेरियो। लेकिन अगर आपका बुक्स में एंट्री हो गया था बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और बैंक में क्रेडिट हो रहा है आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो ऐसे केस में आपको कंपेयर करके विच एवर इज अर्लियर लेने का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ऐसे केस में इस बैंक रिसीट ऑफ पेमेंट इज द डेट ऑफ क्रेडिट इन द सब बैंक। ठीक है, तो ये बात आपने क्लियरली समझनी है। मैं वापस से आपको डायग्राम की मदद से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब बैंक में चेंज इन रेट ऑफ, ओके ओके, जब बैंक में जब बैंक में एंट्री हो गई थी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और बुक्स में एंट्री हो गई थी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और बैंक में क्रेडिट हो गया था बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, लेकिन हाँ जी, तो जब बुक्स में एंट्री हो गई थी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और बैंक में भी क्रेडिट हो गया था बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो नॉर्मल केस अप्लाई कर देना। अगर बुक्स में एंट्री हुई थी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स लेकिन बैंक में क्रेडिट हुआ था विद इन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो भी चलेगा, आपको नॉर्मल केस अप्लाई कर देना है।
लेकिन अगर बैंक में एंट्री हुई थी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और बुक्स में एंट्री हुई थी बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और बैंक में क्रेडिट हुआ था आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल केस नहीं स्पेशल केस लगाना पड़ेगा। ऐसे केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑन विच द पेमेंट इज एंटर्ड इन द सप्लायर्स बैंक अकाउंट, डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। इसी के साथ पूरा डिस्कशन आपका मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ये पूरा टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर रिवीजन करके खत्म हो गया। टुमारो विल टेक अप नेक्स्ट चैप्टर और इसकी रिवीजन वगैरह डाल दूंगा और सारे क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल के डिस्कस करके भी डाल दूंगा। ठीक है, फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग द वीडियो। बाय।